बच्चों, जय हिंद। अच्छा, आपको पता होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर काम करना है तो उसके लिए उसको एनर्जी की नीड होती है। ये हमने पहले बात की थी, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को हमने आपको बताया था कि जब वो डाइजेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, फूड एंड डाइजेशन, कि एनर्जी को न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल के इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन से मिलेगी वो एनर्जी, ठीक है। अब हमने बात की थी, अब इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो इसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, O2 का रिक्वायरमेंट है। अब जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसके लिए कुछ अदर गैसेस भी होंगी, तो हार्मफुल गैसेस भी होंगी, वो CO2 वगैरह भी तो निकलेगी, ठीक है। तो ये बहुत मैंने क्लियर करके बताया था कि सेल्स को लगातार आपको ऑक्सीजन देनी होती है। जब भी आप लगातार ऑक्सीजन देने की बात करोगे तो सेल्स में बनी CO2 को बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2, याद आया मैंने क्या बोला था? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक CO2, क्या? फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। कॉमनली इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये कि कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल होती है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, पूछा जाए वो कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो कैटाबॉलिक बीटा रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बात की थी? ऑक्सीजन O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा था जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल बन रहे थे, जो ऑक्सीजन की हेल्प से काम हो रहा था, इसमें ग्लूकोज बन रहा था, अमीनो एसिड्स बन रहे थे, फैटी एसिड्स बन रहे थे, ठीक है। और यहीं पर जो CO2 है जो हार्मफुल होती है वो भी रिलीज होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में कौन सी हार्मफुल गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, डेट O2 हैज़ टू कंटिन्यूअली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोवाइड बाय द सेल टू बी रिलीज्ड आउट। मतलब O2 लगातार सेल्स को मिल रही है और CO2 लगातार प्रोड्यूस हो रही है। तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमने पहले भी बात की थी, ये प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग कहते हैं, या फिर जैसे हम लोग रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। आप अपने हाथ को क्या करेंगे? अपने चेस्ट पर रखें, ठीक है। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। यू नो व्हाट इज दिस? बेटा, दिस इज ब्रीदिंग। तो हाउ डू वी ब्रीथ? हम कैसे सांस लेते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा? हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसी में बेटा हम लोग सब यूनिट पढ़ेंगे, आपकी बुक में देखेंगे आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। दरअसल क्या होता है, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है ना बेटा, वो अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स में अलग अलग होती है। क्यों? ये डिपेंड करती है मोस्टली उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। जिस पर डिपेंड करती है ये उनके हैबिटेट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर। अब जैसे मान लीजिए हम लोग लोअर इन्वर्टिब्रेट्स को ले लेते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? स्पंज आ जाते हैं, सिलेंट्रेट्स आ जाते हैं, फ्लैटवर्म आ जाते हैं, ठीक है। इनको ले लिया हमने। अब इनका देखेंगे ना, इनकी होल बॉडी सरफेस के द्वारा O2 के साथ CO2 का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न क्या क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूज़न। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा O2 और CO2 का एक्सचेंज कहाँ पर था? तो आपका आंसर होगा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। अगर ऑप्शंस दिए हों तो आप ऑप्शंस में नाम याद रखेंगे, स्पंज, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म को, ठीक है। अब देखो, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग अर्थवॉर्म का केस देखते हैं। देखिए, अर्थवॉर्म को देख लीजिए। अर्थवॉर्म में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। इसमें क्या होती है? मॉइस्ट क्यूटिकल होती है।
और इंसेक्ट्स में क्या होती है, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं बेटा, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ओके, अब जो मोस्टली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, अगर हम आर्थ्रोपोड्स ले लें, ठीक है, उनको देखेंगे आप, और मोलस्कस ले लें, तो यहाँ पर कई ब्रांकियल रिस्पिरेशन होता है। तो ब्रांकियल रिस्पिरेशन के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर गिल्स मिलेंगी। एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा, गिल्स कहते हैं। गिल्स क्या कर रहे हैं, ब्रांकियल रिस्पिरेशन कर रहे हैं। तो ब्रांकियल रिस्पिरेशन कौन कर रहा है, आर्थ्रोपोड और मोलस्कस में, मोस्टली जो एक्वेटिक होते हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करेंगे, अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल के एनिमल्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर रिस्पिरेशन करने के लिए क्या है, लंग्स, जिनको पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। जो लंग्स के द्वारा जो रिस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है बेटा, पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में गैसेस सेक्शंस के लिए लंग्स का यूज होता है या पल्मोनरी रिस्पिरेशन प्रोसेस को कहते हैं। जबकि एक्वेटिक के लिए क्या होगा, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस के केस में, वहाँ पर आर्थ्रोपोड और मोलस्कस के केस में क्या होगा, वहाँ पर गिल्स का इस्तेमाल होगा। गिल्स को ब्रांकियल रिस्पिरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या बातें जानी, हमने जानी कि इसके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, क्या एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप पर डिपेंड करता है। जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात की थी मैंने आपको, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, स्पंज, सिलेंट्रेट्स और फ्रिट फॉर्म। ठीक है, इसमें बॉडी सरफेस के द्वारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बात की, अपन ने बात की अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म में क्या किया बताया मैंने बताया एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनमें क्या होती है, एक मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। मॉइस्ट क्यूटिकल मतलब ये इनकी जो बॉडी सरफेस होती है ना, उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी उसमें नमी होती है, क्योंकि नमी वाले स्थान पर रहते हैं। मैंने हैबिटेट की बात की थी ना, इसलिए वो मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। और इंसेक्ट्स में मैंने आपको क्या बताया, वहाँ पर ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर को। लेकिन हमने फिर बात की एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स में आर्थ्रोपोड और मोलस्कस को ले लेंगे। ठीक है, इसमें स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स जैसे गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स जहाँ पाए जाएंगे उनको ब्रांकियल रिस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, वहाँ गिल्स के द्वारा जो रिस्पिरेशन होता है। और जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके लिए लंग्स या पल्मोनरी रिस्पिरेशन का यूज करते हैं। किसका, लंग्स और पल्मोनरी रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। तो लंग्स का यूज कहाँ पर करते हैं, एक्वेटिक में। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स के केस में। अब देखिए कुछ और भी चीज़ हम लोग बात करते हैं, अमंग वर्टिब्रेट फिशेस। ठीक है, वर्टिब्रेट फिशेस किसका यूज करती हैं, जो वर्टिब्रल फिशेस होती हैं वो गिल्स का यूज करती है। जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल और बर्ड्स और मैमल्स लंग्स के द्वारा, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ना बेटा, ये लंग्स के द्वारा ही रिस्पिरेशन करते हैं। अब कुछ चीज़ें देखिए, जैसे एम्फीबियन मतलब लाइक फ्रॉग, फ्रॉग को ले लो। अब ये अपनी स्किन के द्वारा भी क्या कर सकता है, ये अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी क्यूटेनियस रिस्पिरेशन भी कर सकता है। तो अब फ्रॉग में आप दो चीज़ें ले सकते हैं, वो लंग्स के द्वारा भी कर सकता है और अपने स्किन के द्वारा भी कर सकता है। हम लोग बात करेंगे आगे क्यों कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रॉग बरसात के बाद हम सीजन में देखते हैं, उसके बाद फिर वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं आफ्टर, है ना। तो जाड़ों में आपको नहीं दिखाई देंगे, गर्मियों में आपको नहीं दिखाई देंगे। तो वो कहाँ रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कीचड़ में धंस जाते हैं। तो वहाँ पर वो रिस्पिरेशन अब लंग्स के द्वारा तो कर नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा करते हैं। ठीक है, मैमल्स में एक वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो हमें वही पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस वेल डेवलप्ड सिस्टम को क्या कहते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्या होता है, अब पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो अपर लिप्स पर बाहर खुलते हैं। ठीक है, ये हमारी अपर लिप्स है ना, इस पर ये बाहर खुलते हैं। और इसके आगे एक नाजल चैम्बर होता है। क्या होता है इसके आगे एक नेज़ल चैम्बर होता है। और ये जो नेज़ल चैम्बर है उसका क्या काम है, इसको नेज़ल पासेस कहते हैं। इसी के द्वारा ही हम रिस्पिरेशन शुरू करते हैं। और हमारा जो नेज़ल चैम्बर है वो कहाँ खुलता है, वो नेज़ोफेरिंक्स में खुलता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा नेज़ल चैम्बर नेज़ोफेरिंक्स में खुलेगा। और नेज़ोफेरिंक्स फूड और एयर के लिए एक कॉमन पासेस का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, ये फूड और एयर के लिए कॉमन पासेस का काम करता है। अब जो नेज़ोफेरिंक्स होता है वो लैरिंग्स रीजन में खुलता है।
क्या खुलता है? नेजोफेरिंक्स जिसको आप कहते हो, ये लैरिंक्स रीजन में खुलेगा, और जहाँ खुलेगा तो वहाँ पर वो ट्रैकिया के द्वारा खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा? वो ट्रैकिया के द्वारा खुलेगा। तो लैरिंक्स एक एक कार्टिलेजियस बॉक्स है। लैरिंक्स क्या है? एक कार्टिलेजियस बॉक्स है, ठीक है, जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। तो लैरिंक्स क्या है? कार्टिलेजियस बॉक्स है, ठीक है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। अब किसी भी चीज़ को निगलते समय हम जब देखते हैं तो ग्लोटिस को, हमारे यहाँ पर जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस को एक पतली इलास्टिक कार्टिलेज की बनी झिल्ली कवर कर लेती है। जब भी हम कोई चीज़ को सॉइल करेंगे या निगलेंगे तो एक पतली, है ना, एक इलास्टिक की बनी हुई झिल्ली टाइप की स्ट्रक्चर होता है, उसको कवर कर लेती है। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसी को एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस क्यों कवर करता है? ठीक है, क्योंकि यह फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकती है, इसलिए कहते हैं खाते समय बात नहीं करते, ठीक है। तो क्या करती है? ये फूड को क्या करती है? लैरिंग्स में जाने से रोकती है। तो लैरिंग्स में तो फूड नहीं, एयर जानी चाहिए, और फूड पाइप में जानी चाहिए, ठीक है। तो ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है। क्या है? ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है जो थोरेसिक कैविटी के मिडिल तक सीधी जाती है, ठीक है, मिड थोरेसिक कैविटी तक बिल्कुल सीधे सीधे जाती है, और फिर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्राई के लेवल पर राइट और लेफ्ट ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाती है। फिर क्या करती है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर क्या करती है? ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। तो आपको याद रखना है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्राई से ये डिवाइड हो रही है, ठीक है। दरअसल फिफ्थ और सेवन्थ के बीच का स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब हम लोग इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। तो ब्रोंकस में बार बार डिवीजन होने से सेकेंडरी ब्रोंकाई, बार बार डिवीजन होता है ना, रिपीट्स करता है डिवीजन, तो क्या हो जाता है? सेकेंडरी, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। फिर क्या बनते हैं? लास्ट में ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स लास्ट में बहुत ही पतले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ये समाप्त होते हैं। जब बहुत ही वेरी थिन हो जाते हैं लास्ट में, तब ये क्या हो जाते हैं? इनका एंड हो जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ट्रैकिया को हमने देखा, फिर ठीक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई को देखा, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हमने ब्रोंकाई को देखा। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स को देखा, ठीक है, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अब इनको सपोर्ट करने के लिए इसमें एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग होती है। इनमें क्या होती है? इनको सपोर्ट करने के लिए इनमें एक इनकम्प्लीट एक कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये कार्टिलेजियस रिंग्स जो है वो इनको क्या करती है? वो इनको सपोर्ट्स करती है। तो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कई सारे पतले इरेगुलर वेल्ड, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ये निकलते हैं, ठीक है। अब अपना फिगर देखिए आप 17.1 में जो डायग्राम दिया गया है ना, देखिए एपिग्लोटिस दिख रहा है, फिर उसके बाद लैरिंग्स दिख रहा है, फिर आपको ट्रैकिया दिख रहा है, ठीक है। अब उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए, फिर उसके नीचे देखिए, ट्रैकिया के नीचे देखिए ब्रोंकस दिख रहा है, ठीक है, ब्रोंकस दिख रहा है। फिर आप इधर आ जाइए, ब्रोंकल्स के बाद आपको क्या दिख रहा है? लास्ट में देखिए ब्रोंकियोल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास दो लंग्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? दो लंग्स होते हैं जो एक डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, और इनके बीच में क्या होता है? एक प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। इनके बीच में क्या होता है? एक प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है जो इनके बीच में भरा हुआ है, ठीक है, हमने बात की, तो ये इसका काम क्या है? ये प्लूरल फ्लूइड क्यों भरा हुआ है? प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? लंग सरफेस में फ्रिक्शन को रोकने के लिए काम करता है। ये क्या काम करता है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन का कांटेक्ट थोरेसिक लाइनिंग से, किसके? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन का जो कांटेक्ट होता है वो थोरेसिक लाइनिंग से होता है। याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। थोरेसिक लाइनिंग देखिए आप अपनी इसमें डायग्राम में, ये है थोरेसिक लाइनिंग, ठीक है। आपको 17.1 को देखना होगा इसके लिए, थोरेसिक लाइनिंग से। जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का कांटेक्ट होता है ना, वो लंग सरफेस से होता है। जबकि इनर, उसका कांटेक्ट किससे होता है बेटा? उसका कांटेक्ट होता है लंग के सरफेस से होता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन का कांटेक्ट थोरेसिक लाइनिंग से और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का कांटेक्ट लंग सरफेस होता है। अब जो कंडक्टिंग जो पार्ट्स होते हैं, जो कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वह पार्ट जो क्या काम कर रहा था, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जाएगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से कहाँ जाएगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जाएगा। इसी को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट्स एल्वुलाई और उसकी डक्ट से मिलकर बना होता है। एल्वुलाई और उनकी डक्ट से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। अब कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक सपोर्ट करता है। क्या करता है? कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक सपोर्ट करने का काम करता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक ट्रांसपोर्ट करेगा और एयर में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको साफ कर एयर को ह्यूमिड करेगा, ठीक है। जो बाहरी जो एलिमेंट्स वगैरह हैं उनको करेगा, उनको, ठीक है, उनको क्या करेगा? उनको साफ कर एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ और एयर को ह्यूमिडिफाई करने के बाद उस पूरे एरिया को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेके आता है। तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज पार्ट इन द साइट ऑफ, इट इज़ द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द, इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 बिटवीन द ब्लड एट एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच O2 और CO2 का जो एक्चुअल डिफ्यूज़न होता है ना, वो एक्सचेंज पार्ट में होता है। कहाँ पर होता है? वो एक्सचेंज पार्ट में होता है। अब थोरेसिक चैम्बर की अगर हम बात करें, हमारी बात समझने की कोशिश करना है आपको। अगर हम लोग थोरेसिक चैम्बर की बात करें तो थोरेसिक चैम्बर क्या है? थोरेसिक चैम्बर को बनाने के लिए डोर्सल में एक वर्टिब्राई होती है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये एपिग्लोटिस है, लैरिंग्स है और ट्रैकिया है। क्या है? एपिग्लोटिस है बेटा, लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है, ठीक है। इसको ELT से याद रखिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये ब्रोंकियोल्स है, दिस इज़ द ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये आपके रिब्स हैं, ये बेटा लंग्स हैं आपके दोनों, ठीक है। आप ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है बेटा, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। इनके बीच में एक प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, जो येलो येलो टाइप का है ना, वो प्लूरल फ्लूइड है। ये ब्रोंकियोल्स हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, ये नीचे है ना, ये जो सब ये डायफ्राम, ये डायफ्राम इसलिए ताकि लंग्स नीचे ना आ जाए। तो डायफ्राम क्या करता है? लंग्स को नीचे आने से रोकता है। ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। यहाँ तक हमें इतना समझना है। अब हम वापस चलते हैं। अब देखो बेटा, हमने 2-3 चीज़ें की थी कि जो लंग्स हैं कहाँ पर हैं, लंग्स कहाँ पर हैं स्थित? थोरेसिक चैम्बर होता है एक बेटा, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है? एक एयर टाइट चैम्बर होता है। एक थोरेसिक चैम्बर है, ये एयर टाइट चैम्बर है, यहीं पर लंग्स सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको बनाने के लिए डोर्सल में एक वर्टिब्रल कॉलम होता है। इसको बनाने के लिए क्या होता है? डोर्सल में एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल में स्टर्नम होता है, ठीक है। और लेटरल साइड में इसमें रिब्स होती हैं, ठीक है। और लोअर साइड में एक डॉम शेप्ड डायाफ्राम होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, डायाफ्राम नीचे सपोर्ट देने के लिए होता है। तो थोरैक्स होता है। थोरैक्स में लंग्स की एक एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी होती है कि जो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आए। अगर कोई चेंज आया तो इसका असर हमेशा लंग्स पर पड़ेगा, मतलब पल्मोनरी कैविटी पर पड़ेगा, ठीक है। किस पर पड़ेगा? पल्मोनरी कैविटी पर पड़ेगा। और ब्रीदिंग के लिए ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, हम लोग उनको समझने की बात करते हैं। वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं? सबसे पहली प्रोसेस देखिए, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर क्या किया जाता है? ये अंदर की तरफ खींची जाती है। एयर इज़ ड्रॉन इन, अंदर की तरफ खींची जाती है। और जो CO2 रिच एल्वुलर एयर होती है ना, वो बाहर आती है, फर्स्ट चीज़। दूसरा क्या होता है? O2 और CO2 का डिफ्यूज़न होता है। किसके द्वारा होता है? एल्वुलर मेम्ब्रेन के इधर उधर, अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। थर्ड, रेस्पिरेशन में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट। और जो फोर्थ होता है, तो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच O2 और CO2 का डिफ्यूज़न होता है बेटा। क्या होता है? डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। और जो फिफ्थ होता है ना, वो क्या होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सेल O2 को यूज़ करती है और CO2 को रिलीज़ करती है।
क्या करती है, CO2 को रिलीज़ करती है। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हम लोगों ने पीछे टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ तक बात कन्फर्म। चलिए बेटा, अब हम लोग सेकेंड स्टॉप करते हैं। छोटा सा आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को, ठीक है। ओके।